नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की ओर से आयोजित 6 दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला जिसमें कि हम वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी अपने गुरुजन को सुन रहे हैं, उनकी बातों से सीख रहे हैं और हम जानते हैं कि सीखना सतत प्रक्रिया है। तो हम इस अवसर को जब हम घर में बैठे हैं, हम बहुत सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम इस अवसर को एक बहुत ही खूबसूरत सा संयोग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस अवसर में हम गुरुओं से सीख रहे हैं। और अभी व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की सचिव एवं संरक्षिका श्रीमती डॉक्टर मधु शुक्ला जी, उनकी ये सोच है, उनकी ये खूबसूरत सी सोच हम इसको सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज व्यंजना परिवार की ओर से भागलपुर से शुभांगी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और शुभांगी जी हमारे आज के अतिथि गुरु, मेरे बहुत ही चहेते और जिनसे मैंने बहुत कुछ चुपचाप ही सही लेकिन बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, करता हूँ और करता रहूँगा। आदरणीय डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी हमारे साथ आज अतिथि वक्ता के रूप में, गुरु के रूप में जुड़े हैं। और उनका परिचय और हम सभी के समक्ष उनका परिचय रखने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ शुभांगी जी से कि आप गौतम सर का हम सभी से परिचय कराएं, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। कलाविद, रंगकर्मी एवं फिल्मकार डॉक्टर गौतम चैटर्जी विश्व मनीषा एवं कला वाङ्मय के अध्येता हैं। आपने भरतनाट्य शास्त्र विषय पर मौलिक शोध किया है। आपने नाट्य शास्त्र की अभिनय पद्धतियों के आधार पर एथनोड्रामोलॉजी और अभिनव गुप्त अकेडमी की स्थापना की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आपने नाटक एवं फिल्म की शिक्षा देने का कार्य भी किया है। आप रंगमंच के एक सफल शिक्षक भी रहे हैं। आप लगभग पिछले 3 दशकों से पूरे विश्व में विश्व स्तरीय अभिनय की कार्यशाला में आपने अपना अमूल्य विचारों से अवगत भी कराते रहे हैं। आपने निरंतर उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं नाद वाचस्पति, भारतीय भाषा परिषद की ओर से वर्ष 2019 में कला एवं साहित्य सम्मान, भरत सम्मान, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान एंड विजडम ऑफ इंडिया अवार्ड। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं सौरभ चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, बहुत अच्छा पढ़ा। और इतने समृद्ध जीवन वृत्त के एक कला साधक को आज अपने बीच पाकर ये पूरा का पूरा आयोजन समिति या ये पूरा परिवार कृतज्ञ है, धन्यवाद ज्ञापित करता है। और अपने आपकी आवाज में एक ताजगी है शुभांगी जी, बहुत खुश मिजाज हैं आप, वो झलकता है। और इसी के साथ मैं गौतम सर को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारे अलंकरणों के विषय में हमें बताया गया, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बनारस का है, तो काशीपुराधिपति शिव जैसा सहज है, जिनसे ज्ञान की प्राप्ति करना यहाँ पे बहती हुई गंगा की धार जैसा है कि आप आचमन कर सकते हैं और वो आपके अंतःकरण का शुद्धि कर देता है, उसको शुद्धिकरण कर देता है पूरे मानस का। और जिनके आभा मंडल में चाहे कोई भी पुरस्कार आए वो समा जाता है, उनकी आभा इतनी बड़ी है। तो ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर, हमने सुना कि फिल्म से भी जुड़े हैं, कलाविद हैं, रंगमंच से जुड़े हैं। तो मेरा बहुत मेरी उत्सुकता भी है और मैं सोच रहा था कि मैं पहला सवाल क्या पूछूंगा। तो मेरा पहला सवाल शिवांगी जी ने बड़ा आसान कर दिया, तो मेरे दिमाग में यही आया कि डायलॉग डिलीवरी और वॉइस कल्चर की हम बात कर रहे हैं सर, तो आप रंगमंच से भी और फिल्म से भी जुड़े हैं, तो इन दोनों में वॉइस कल्चर विषय में आपको क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, क्या विभिन्नताएं दिखती हैं, और डायलॉग डिलीवरी में भी दोनों में क्या फर्क है या डिफरेंसेस कलाकार के माध्यम से हमें समझ में आते हैं।
सबसे पहले तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, आपका स्पीच पर कितना सुंदर कैसे है, शब्दों का चुनाव और इतना सुविन्यस्त वाणी, ये ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। माँ सरस्वती का वास है आपके होठों पर, सर। जो बोलते हैं ना यहाँ पर माँ सरस्वती का वास है। तो आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपको ही सुनते रहने का मन कर रहा है। और आमतौर पर जिसकी आवाज अच्छी होती है उससे ही सवाल किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि जिसकी आवाज में भारी हो, मतलब जिसको बैरीटोन कहते हैं टेक्निकली, वो उनकी वो आवाज जिनकी होती है उनसे ही सुना जाना चाहिए। जैसे हम लोग कभी सत्यजीत रे को आपने सुना हो, तो वो बैरीटोन की आवाज है ना। तो वैसी तो हमारी आवाज नहीं है लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसके उत्तर में जो मेरी समझ है वो ये है कि अगर आप ये शब्द जो हम लोग बोल रहे हैं वॉइस कल्चर, थोड़ा इसको ठीक से समझ लें कि ये शब्द एक्चुअली भारतीय शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्द है और ये बाहर से आया था और संगीत के लिए ये शब्द बना है, वॉइस कल्चर। और हमारे यहाँ आगरा घराने के बहुत बड़े गायक हुए हैं फैयाज खान साहब के ज़माने में, उनका नाम था दिलीप चंद बेदी। दिलीप चंद बेदी हमारे देश में ये शब्द और इसका पूरा कंसेप्ट लेके आए थे, वॉइस कल्चर। तब से हम लोग आज तक वॉइस कल्चर बोल रहे हैं। वॉइस कल्चर पूरी तरह से म्यूजिक का है कि कैसे आप उसको स्वर भेद करेंगे, कैसे अपनी आवाज को आगे बढ़ाएंगे, उदात्त करेंगे, अनुदात्त करेंगे, सारी चीजें म्यूजिक से जुड़ी हुई है। और जब ये म्यूजिक से जुड़ी हुई है तो इसका थिएटर और फिल्म में कैसे यूज हो, क्योंकि आजकल थिएटर और फिल्म में भी एक्टिंग के लिए बोला गया है ना कि वॉइस कल्चर है तो म्यूजिक का। लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा नाट्य शास्त्र में चले जाएं तो नाट्य शास्त्र में वॉइस कल्चर पर पूरा एक चैप्टर है। इसका जो 19वां अध्याय है उसमें बाकायदे 6 चीजें बताई गई हैं वॉइस कल्चर के लिए। वॉइस कल्चर शब्द नहीं है क्योंकि वहां पर संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा स्वर भंग, तो सुनने में थोड़ा वो लगेगा कि ये क्या है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। तो वहां पर बताया गया है कि 6 चीजें अगर हैं आपके पास तो आपका वॉइस कल्चर का वो प्रामाणिक चीज हो जाती है, आधिकारिक ढंग से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे कहा गया कि स्वर, स्थान, वर्ण, काकू, अलंकार और अंक, ये 6 चीजें जान लेने से आप जान लिया जाएगा। ये 2500 साल पुराना हमारा कलाओं का ग्रंथ है और शायद ही विश्व का कोई प्रश्न हो कला साहित्य सौंदर्य से संबंधित जिसका उत्तर यहाँ नहीं है। तो ये वॉइस कल्चर जो आज हम लोग बोल रहे हैं, ये 2500 साल पहले हमारे यहाँ एक पूरा चैप्टर लिखा गया इसके लिए। जो जिन लोगों को भी वॉइस के बारे में जानना है वो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अभी जो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जो वॉइस शब्द बोलते हैं, कल्चर तो ये है कि संस्कार करना, लेकिन वॉइस जब बोलते हैं तो उसमें 2 शब्द अपने आप निहित है। एक है साउंड और दूसरा है स्पीच। जब हम बोलते हैं तो अगर आवाज नहीं होगा, है ना, आप मेरी आवाज सुन नहीं पाएंगे क्योंकि साउंड नहीं रहेगा। और अगर साउंड रहेगा तो उसमें आप क्या बोलेंगे, अगर कोई शब्द अक्षर वर्ण नहीं रहेगा तो वो आपको समझ में नहीं जी, आएगा। तो जैसे प्रागैतिहासिक जी, काल में लोग बोलते थे, साउंड से बोलते थे, है ना। तो साउंड जी, और स्पीच ये 2 मिलके वॉइस बनता है। अब हमारे से पहले जो 2 हमारे वरिष्ठ विद्वान पिछले 2 एपिसोड में बोल चुके हैं, उन्हें बिल्कुल बेसिक्स बता दिया है सबको। वो बेसिक्स जिसका क्लियर रहता है, क्योंकि फाउंडेशन अगर क्लियर है तो आप सब कुछ अच्छा करते चले जाते हैं। तो उन्होंने बेसिक्स पर जी, बहुत अच्छी बात कर दी। हम उसके आगे जी, चल रहे हैं। तो इसमें जो वॉइस में जो प्रधान भूमिका है वो है ध्वनि की। अब जी, ध्वनि और मॉड्यूलेशन, वॉइस, इस पर हम लोग बात ही क्यों करते हैं थिएटर में, रेडियो में, फिल्म में, इसका यूज करते ही क्यों है। अगर हम लोग मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग का स्पीच वर्क अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रभाव पैदा करना, इफेक्ट के लिए करते हैं, है ना। उसी इफेक्ट को हमारे यहाँ संस्कृत में रस कहा गया है, अंग्रेजी में हम लोग इफेक्ट कर रहे हैं और हिंदी में उसके लिए प्रभाव कहा गया है। यानी अगर प्रभाव पैदा करना है तो आपको इन सब चीजों की ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, तब आपको साउंड पर ध्यान देना है, तब आपकी स्पीच पर ध्यान देना है। और अगर आपने, आपका उच्चारण दोष भी नहीं है, आपने मॉड्यूलेट भी किया है, आपने सारे लाइंस भी अच्छे बोले हैं, शब्दों का चुनाव भी अच्छा है, प्रभाव नहीं बना, तो सब व्यर्थ गया ना। सारी मेहनत, हुँ, आपने 2 साल की ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन प्रभाव कैसे बने,
ये मुझे लगता है कि ये एक आर्ट होता है जहाँ पर हम साइंस से आर्ट की तरफ जाते हैं। वॉइस कल्चर का जो साइंस है उससे आर्ट की हो जाते हैं। अब उसमें साउंड की भूमिका एक दूसरे तरह की हो जाती है। वो साउंड भाव भी बना सकता है और उससे प्रभाव भी बन जाता है, क्योंकि भाव ही रस है, भाव ही प्रभाव है। तो साउंड भाव कैसे बनाता है, उसके लिए हम लोग अपनी कार्यशालाओं में बच्चों को सिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है, मैं एक दर्जी हूँ और मैंने एक टोपी लगा रखी है और मेरी दाढ़ी है और मैंने ऐनक ऐसे रखी है और मैं ऐसे देखता हूँ, है ना। जी। तो अगर स्टेज पर दो आदमी आते हैं मेरे पीछे से दर्जी के पास, तो एक आदमी आता है तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑडियंस को कि मैं उनको जानता हूँ। वो मुझे नमस्कार करेंगे, मैं कहूँगा हाँ नमस्कार साहब आइए बैठिए, है ना। जी। क्योंकि इससे लोगों को पता चल गया कि मैं उनको जानता हूँ। दूसरे वाले जब सज्जन आएंगे तो मैं उनको भी कहूँगा आइए मैं भी हूँ, वो कहें उनका लाइन है कि मैं भी हूँ, मैं कहूँगा कि अच्छा आप भी बैठिए। तो क्या होगा कि इसमें लोगों को मजा नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन हो गया ना। लेकिन इसमें जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ कि हाँ आप भी बैठिए, तो साउंड सिर्फ यहीं पर नहीं होता है, उस लाइन में, उस हुँ। स्पीच में नहीं होता है। हम साउंड को डायलॉग से पहले यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब वो जी। आए तो मैंने मैंने जी। उनको आंख से देखा, जब उन्होंने आगे कहा मैं भी हूँ, और देखने के बाद मैंने कहा हाँ हाँ तो आप भी हैं, आइए आइए बैठिए, है ना। जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला आपके चेहरे पे भी स्माइल आ गई। अब ये जो साउंड ऐड किया वो स्पीच में नहीं है, जिसके लिए हम लोग जी। मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं और बहुत आवाज को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लाइन से पहले साउंड का इस्तेमाल किया। यानी हम लोग के पास एक साउंड लैंग्वेज भी होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हमने कहा कि हाँ तो आप भी हैं, आइए आइए बैठिए, तो पूरे हॉल में एक एक प्रभाव चला गया, एक एंटरटेनमेंट का एलिमेंट स्टार्ट हो गया। तो वो उनको उम्मीद हो गई कि ये आदमी, ये बंदा जो है आगे अब हमें और भी एंटरटेन करेगा, है ना। तो जो नाट्यशास्त्र की हम बात कर रहे थे उसमें दो भाग बनाए गए प्रभाव के लिए। पहला ये, और ये उन्होंने कहाँ से लिया, ये उन्होंने लाइफ से लिया कि हमारा शरीर जो है पहले उसी में सारी चीजें, उसको हम लोग समझे। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप देखिएगा सबसे पहले वो जो लैंग्वेज यूज करता है वो साइन लैंग्वेज होता है। उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है या दुख हुआ है, क्या हुआ है, उसको सब पता चल जाता है। फिर और बड़ा होता है तो वो साउंड से अपनी सारी बातों को एक्सप्रेस करता है। तो उसके साउंड से माँ समझ जाती है कि क्या कब चाहिए उसको, तब बाद में वो शब्द बोलता है। तो इसलिए फिल्म में और रेडियो में भी और ड्रामा में भी हम सबसे पहले ये बताते हैं कि सबसे पहले आप साइन लैंग्वेज के यूज किए, जैसे कि मैं भी दर्जी में ऐसी देखा साइन लैंग्वेज। फिर आप साउंड लैंग्वेज यूज करिए और तब आपकी जो लिखी हुई लाइन है उसको बोलिए। उस लिखी हुई लाइन को कैसे बोलें, इस पर हमारे विद्वान वक्ता लोग पहले 2 सेशन में क्लास ले चुके हैं, हम उसके आगे चल रहे हैं, है ना। अब क्या है कि ये जो साउंड है ये बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअली ये समझते हैं कि एक तो अनाहत नाद होता है जिसको अनाहत नाद भी बोलते हैं, और जी। है ना। मधु रानी जी जो हैं वो एक पत्रिका भी निकलती हैं, अनहद लोग, मुझे भी याद आ गया। तो ये अनहद या अनाहत, ये हमारे यहाँ कहते हैं कि यहाँ अनाहत चक्र होता है हृदय के पास, और वो साउंड का जो है न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। तो साउंड इतनी बड़ी चीज है, उसका जब आहत अंश हम लोग के पास आता है तो हम लोग बात करते हैं, वही संगीत में जाता है। तो संगीत और रंगमंच अलग अलग नहीं है। नाट्यशास्त्र के अनुसार जो हमने 6 अंग बताए, पहला ही स्वर है, वो संगीत कवर अप हो गया। तो संगीत में तो दिलीप चंद्र बेदी जी लाए थे वॉइस कल्चर, वो सिर्फ संगीत के लिए लाए थे कि उनको उनकी जानकारी नहीं थी। ये पूरे हमारे हुँ। नाट्यशास्त्र के अनुसार पूरे ड्रामा नाट्य कला के अंतर्गत है, जिसमें संगीत जो है वो निहित है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी को जब साउंड जब नहीं होता है तो भी साउंड चला जाता है। जी। ठीक है। तो साउंड का मतलब कैसे बदलता है, जो आपका प्रश्न था कि रंगमंच और फिल्म में, वो अब मैं सीधे उस पर आ रहा हूँ, इस परिप्रेक्ष्य की बात। वो ये है कि आप, ये तो मैंने बताया कि लाइंस के अलावा भी साउंड का यूज कैसे होता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जब रेडियो स्टेशन में जाते हैं और हम लोग को पर्दे के पीछे बैठाया जाता है, 3 एग्जामिनर्स हम लोग होते हैं और सामने लोग ऑडिशन देने आते हैं ड्रामा का, बेचारे दिन भर स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ के आते हैं। तो उसमें मैंने एक बार सवाल पूछा था कि आप हाँ को ऐसे बोलिए कि वो ना लगे।
और ना को ऐसे बोलिए कि हाँ हम्म। लगे, सीधा सा सवाल पूछा था। संजोग की बात है, मेरे जो दो और एग्जामिनर्स थे उस समय लखनऊ में रेडियो स्टेशन में, विजय बैनर्जी और विनीत थपलियाल, उन लोगों को मेरा ये सवाल बहुत अच्छा लगा। इस सरल सा सवाल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फिर ये पूरे देश भर में पॉपुलर हो गया। सारे रंगकर्मी लोग पहले ही बोलते हैं कि मैं ये गौतम जी वाला चीज आप लोग खूब जान चुके हैं, मैं आगे कुछ कहूंगा या कहूंगी। इसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्व करिएगा कि जब आप बहुत खुश हैं और कोई आदमी इतना खुश है, उसका रिजल्ट निकला है, वो जो चाहता है उसको मिल गया, वो खुश, सबसे पहली खबर, सामने दोस्त बैठा हुआ है दूर में, वो दौड़ के जाता है उसके पास और बोलता है कि अरे यार, मैं जो चाहता था मैं अचीव कर लिया, चाय पियोगे? अब वो लड़का जो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि हाँ। अब आपको पिलाने का मन करेगा उसको, चाय पिलाने का? आप उनकी खुशी में गए और आपने बोला चाय पियोगे, वो बोला, वो कई बार तो ऐसे ही देखता है कि चाय, लेकिन उससे पहले जब उसने बोला कि हाँ पी लेंगे, तो कभी आप भी जीवन में उसको कभी चाय नहीं पिलाएंगे। तो उसका हाँ जो है वो साउंड कर रहा है कि वो नहीं बोल रहा है। ऐसी कभी आप, कई बार क्या होता है कि लड़कियों के हॉस्टल्स में मेस नहीं चलता, तो वो अपनी लोकल किसी सहेली के घर में पहुंचती है कि शायद रात में वहीं से हम डिनर करके लौटेंगे, आंटी हो सकता है कह देगी खाना खा के जाओ बेटा। अब वो गई है, उसी दिन उसकी सहेली नहीं है, बेटा तो वो नेहा कहीं बाहर गई हुई है, आओ बैठो। अब चाय पिया, आंटी से काफी देर बातचीत हुई, लेकिन एक बार भी नहीं कह रही कि खाना खा के जाओ। तो काफी देर बाद वो लड़की बोली कि मैं चल रही हूँ, नेहा को बोल दीजिएगा कि प्रियंका आई थी, मैं चल रही हूँ आंटी। तो अब आंटी क्या करी, किचन में खाना बना रही है, फिर भी नहीं कह रही है। जब वो चप्पल पहनने गई है तो आंटी बोल रही है बेटा खाना खा के जाओ। अब वो जो प्रियंका है वो बोल रही है नहीं। अब आंटी ने देख लिया है कि उसके जो दो पांव है वो चप्पल पे नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं, और वो ठहर गई है, जाना नहीं चाह रही है। कि अब आंटी एक बार भी और नहीं बोल रही है, और प्रियंका बार बार सोच रही है कि एक बार बस और बोल दीजिए तो मैं बैठ ही जाऊं। तो नहीं को हम लोग ऐसे बोलते हैं कई बार, तो साफ लग जाता है कि हाँ है। तो ये जो साउंड कर रहा है वो हमारे यहाँ हिंदी में कहा गया ध्वनित हो रहा है ना। ध्वनि का एक अर्थ ये भी निकल जाता है, और इसके लिए हमारे यहाँ 9वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया है ध्वन्यालोक, आनंद वर्धन जी का। इस पर बहुत अच्छी कमेंट्री है, और ये यही कहता है कि जैसे ही आप अपने एक्टिंग में ध्वनि का प्रयोग करेंगे, ये जो मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया, खाली बोलने में साउंड नहीं, अगर आप ध्वनि क्या हो रहा है, ध्वनि का प्रयोग करेंगे तो उसमें रस निष्पत्ति होगी। यानी अगर आपको इफेक्ट लाना है, पहले तरह का, नाट्यशास्त्र के अनुसार पहले तरह का इफेक्ट लाना है, तो आपको, आप सिर्फ ध्वनि का प्रयोग करिए, रस हो जाएगा। यानी कि इफेक्ट लाना है तो आप टोनल क्वालिटी पर ध्यान दीजिए कि आपको कहना कुछ है और कह कुछ और रहे हैं, अब इसमें मजा आएगा लोगों को, यहाँ से एंटरटेनमेंट जुड़ता है। इसी को जब सूक्ष्मता से करते हैं तो वो कैमरे के सामने होता है, उसमें बहुत बोल लाउड करने की जरूरत नहीं होती। और रंगमंच पे जब करते हैं तो ये जब हम जो साउंड लैंग्वेज यूज करते हैं वो दूर तक चला जाता है। और अगर हमको इतना दूर तक नहीं पहुंचाना है क्योंकि कैमरा सामने ही है, तो हम क्या करते हैं कि जो वाक्य बोलते हैं उसमें से एक शब्द नहीं बोलते, तो लोगों को लगता है कि हमने बोला है। जैसे अगर आपको आंधी का वो डायलॉग याद हो संजीव कुमार का, ये जो बेले देख रही हो ना, ये दरअसल अरबी में लिखे हुए आए थे, हाँ इस चांद को देखना कभी। तो बोलती है हाँ मैं रोज देखती हूँ। तो संजीव कुमार कहते हैं हाँ लेकिन बीच में अमावस्या आ जाती, हर बार तो ये 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत। अब जब उन्होंने आंखों से लंबी है दिखाया, तो आप अब जब फिल्म देखेंगे तो आप गौर करेंगे उन्होंने लंबी है बोला ही जी। नहीं है। हर बार तो ये अमावस्या में होती है, लेकिन इस बार इतनी लंबी है। हर बार की 15 दिन की होती है, इस बार बहुत लंबी है। आपको लगता है कि आपने सुना कि बहुत लंबी है बोला है, उन्होंने लास्ट का वर्ड बोला ही नहीं है। ये ट्रेनिंग है कि उस शब्द की जगह पर आप अपने किसी अंग का इस्तेमाल करें। ये फिल्म में हो जाता है, रंगमंच पर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये रंगमंच और फिल्म में लाइंस को बोलने का ये फर्क। इतनी खूबसूरती से पहले ये भूमिका जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, और उसके बाद जो अ, मैं जानना चाहता था वो आपने बताया, और एकदम साफ है। मतलब जब हम समझे, इसके पहले मुझे ये समझ में आ रहा था कि कैसे होता होगा, लेकिन अभी आपने बताया तो एकदम ऐसे साफ हो गया दोनों कि कितना सूक्ष्म फर्क है, लेकिन है। सर, आपने मुझे लगता है हर वर्ग के, हर वय के कलाकारों के साथ काम किया है अधिकतर। आपको अभी के जो युवा हैं उनके साथ आप बहुत काम करते हैं, उनको बहुत सिखाते हैं।
आपको उनमें कितना पोटेंशियल दिखता है? उनकी जो दिशा है, उस दिशा की दशा कैसी है? मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी सुन रहे होंगे इसको और उनको सच्चाई जाननी चाहिए। उनको अच्छा और बुरा दोनों सुनना चाहिए क्योंकि तभी एक कलाकार बढ़ पाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एज़ अ मेंटर जो युवा कलाकार हैं, उनके साथ चैलेंजेस क्या हैं? और वो जिस दिशा की ओर अग्रसरित हैं अभी, वो इंस्टेंट वाला जो अभी समय चल रहा है, तो उस दिशा की जो दशा है उस पर अगर आप थोड़ा-सा सौरभ जी, ऐसा है कि युवाओं के बारे में मुझे 30 सालों से, तो 30 का 35 सालों से मैं इन्हीं के साथ करता हूँ। अब वो युवा भी वयस्क हो गए हैं, तो मैंने करीब 80 साल से लेकर के और 12-13 साल के बच्चों के साथ वर्कशॉप मैंने किया। जी, एक साथ जी, नागरी नाटक जी, मंडी ने एक बार इनवाइट किया था, तो वहाँ पर 60 लोग थे और एक इरशाद जी थे, वो उनकी उम्र करीब 75-76 थी, और फिर 14 साल का एक प्रमोद भी लड़का था। तो जी। अभी जो युवा आ रहे हैं उनके बारे में एक लाइन में ही उत्तर दिया जा सकता है, सभी प्रतिभाशाली। ये पहला भाग हुआ कि उनके उनके बारे में एक वाक्य मुझे अगर कहना हो तो आधी आधी बात यह है कि उनमें सभी में पोटेंशियलिटी होती है, और दूसरी आधी बात यह है कि कोई भी सुनना नहीं चाहता। क्योंकि सुनने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको सुन रहा हूँ, उस वक्त मैं ये सोच नहीं रहा हूँ या ये तैयारी नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा बोल लेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, है ना। सुनना, मुझे लगता है कि सुनने की सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि जब हमारा माइंड एकदम स्थिर है, कॉन्सेंट्रेट होकर हम आपकी बात सुन रहे हैं और भीतर कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई है इस तरह का नहीं, बिल्कुल नहीं है कि आप जैसे ही खत्म करेंगे मैं बोलना शुरू करूंगा, यानी मैंने सुना ही नहीं आपको ना। तो इन सब के अंदर पोटेंशियलिटी है, और इसमें से कोई भी सुनना नहीं चाहता, यानी सुनने की कला का अभाव प्रायः दिखता है। कुछ लोगों में होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में मैं ये पाता हूँ सुन नहीं पाते। जैसे जब मैं इनको कहता हूँ कि तुम इस डायलॉग को लो पिच में बोलो, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इसको या बेसिक जी, समझा दिया गया कि पिच क्या होता है। हाँ, तो पिच जी, हमारे यहाँ जी। क्या होता है कि स्वर से ही आता है, और वो मैंने जैसे कि बताया कि म्यूजिक हमारे यहाँ जो 6 अंक बताए गए, पहला ही स्वर बताया गया है। जाहिर है क्लासिकल म्यूजिक में 7 स्वर नहीं होते हैं, भरतनाट्य शास्त्र के समय में 7 स्वर होते हैं, अब तो 36 स्वर होते हैं। तो स्वर, इसलिए संगीत सीखना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहिए और सीखना चाहिए आर्टिस्ट को, कि उसको पिच पता चल जाता है, उसका पिच क्या है और पिच को कैसे ऊपर नीचे करे। तो जब मैं कहता हूँ लो पिच में बोलो, तो उसको सुनाई ये देता है कि धीरे बोलो, उसको ये सुनाई हाँ, नहीं हाँ। देता है कि तुम लो पिच में बोलो। वो सोचता है कि लो वॉल्यूम में बोलो, और वो लो वॉल्यूम में बोलने लगता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी चाय की दुकान में बोलूं कि भाई मेरे में चीनी ज्यादा, तो उसको सुनाई देता है कि चीनी कम, क्योंकि सब लोग चीनी कम बोलते हैं, है ना। तो उसको चीनी ज्यादा भी कम सुनाई देता है, उसको आदत है। तो उसको लगता है कि मैं जब लो पिच बोल रहा हूँ, तो वो सोचता है कि अगर मैं लो वॉल्यूम कर दूंगा तो लो पिच हो जाएगा। वो एक बार भी नहीं पूछता हुँ, सर ये पिच क्या होता है और लो पिच क्या होता है ना। अब जब अगर मैं उससे कहूंगा कि अगर तुमको अच्छा एक्टर होना है, कभी भी एक्टिंग मत देखो, तुम क्लासिकल म्यूजिक सुनो और क्लासिकल डांस देखो, तुम्हारी तैयारी अपने आप हो जाएगी। वो भी वो नहीं करता। हम बता भी देते हैं कि तुम अश्विनी भिड़े को सुनो, केलीचोड़ महापात्र को देखो। तो क्लासिकल म्यूजिक में जाना बहुत जरूरी है, और उसमें जब आप एक स्वर से दूसरे स्वर में जाते हैं तो आपके आवाज की रेंज, वॉइस कल्चर यही है कि आपका तीनों सप्तक, जो मध्य, मंद्र और तार है, आपकी मज़ेदार। आवाज अगर पूरे रेंज में जा रही है तो आपकी वॉइस की कल्चर हो गई। अगर हुँ, आपका फैलाव ये है, तो यानी आप सारे जी, पिच की यात्रा कर रहे हैं, है ना। तो जी, लो पिच में जी। आने के लिए जैसे ही मैं हुँ, उनको बोलता हूँ क्लासिकल म्यूजिक सीखो, तो उनको प्रॉब्लम हो जी, जाती है कि ये कैसे सीखने जाए। जी, फिर मैं उनको समझाता हूँ, देखो पिच बहुत जरूरी कैसे है, म्यूजिक से आता है। मान लो कि तुम्हारी जी, जो आवाज है नॉर्मल, इसको स्वरित जी, कहते हैं टेक्निकली, आप जानते जी, होंगे सौरभ जी। तो जी, अब स्वरित से आपको लो पिच में जाना है, तो आप ये तो जान सकते हैं कि मध्य के सारे गामा कैसे करते हैं, मंद्र के कैसे करते हैं, और तार के कैसे करते हैं, इतना ही आप सीख लीजिए। मान लीजिए मुझे 2-3 स्वर में कुछ कोई राग गाना है, बताना है, और मान लीजिए मैं आपके सामने अभी बोलूं सा, स्वरित है सा, सा ध, नी, सा, हुआ ना। ये जो सा से धा पर आए, तो सा जो था वो मध्य का था,
और जो धैवत था वो मंद्र का था। तो जो हम मध्य से मंद्र में आए हैं वो, और वो मंद्र में लास्ट में धैवत जा रहा है, तो हमारा पिच अपने आप लो हो जा रहा है। सा सा धा। अब इसमें अगर हम जब बोलते हैं तो वॉल्यूम अपने आप लो तो होगा, लेकिन हम वॉल्यूम लो नहीं कर रहे हैं, हम पिच को लो कर रहे हैं, लो पिच में बोलना। तो फिर मैं उनको सिखाता हूँ, अगर जब तक तुम क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीख रहे हो तो इतना करो कि हमारे यहाँ एक्टिंग में एक सबसे बड़ी भूमिका होती है विस्पर की, फुसफुसा के बोलने की। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको द्वारपाल हैं और आपको कोई गोपनीय बात कहनी है तो आप चिल्ला के तो बोलेंगे नहीं। या आपने महारानी को किसी सैनिक के पास के साथ आते देखा है, इसको भी चिल्ला के बोलेंगे नहीं, तो आप उसको विस्पर भी बोलेंगे ना। और विस्पर को भी थ्रो करेंगे, डिलीवर करेंगे कि ऑडियंस तक जाए। अरे तुमको पता है वहां पर ऐसा ऐसा हो गया था, महारानी को मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये विस्पर से बोल रहे हैं। अब विस्पर में अगर हल्का हल्का साउंड मिला दें तो पता है मैंने अपनी आंखों से देखा है महारानी को, और वहां से वो जा रही थी, और इसमें एक एक चीज, एक एक बारीकी मैं तुमको पूरी बात है ना। विस्पर पर जब मैंने साउंड घोला थोड़ा से चीनी या नमक की तरह से, और अगर आप इसको किसी भी मॉल के सिनेमा हॉल के अंदर देखेंगे, ऑडिटोरियम, किसी मॉल के ऑडिटोरियम जहाँ पर एक एक सांस भी सुनाई देती है, तब आपको पता चलेगा या उस एक्टर को पता चलेगा कि हम जो रंगमंच पर एक्टिंग करते हैं या जब डायलॉग डिलीवरी बोलने की हमारी आदत है, वहां उतना बोलने की जरूरत ही नहीं है। पूरी फिल्म को आपको लो पिच में बोलना चाहिए। रंगमंच में तो सिर्फ गोपनीय बात को कहने के लिए विस्पर बोलते हैं ना, लेकिन जब अगर हम ऑडी में बैठे हैं जहाँ पर सांस भी बहुत तेज सुनाई देती है, वहां पर अगर आप लो पिच में भी बोलेंगे वो बहुत ही लाउड होकर सुनाई देता है। तब फर्क पता चलता है कि हम जिसको लो पिच समझ रहे हैं और जो लो पिच हम विस्पर में साउंड मिला के कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है ना। ये चीज सुनने के लिए आज की युवा पीढ़ी इसको सीखने के लिए इतना धैर्य नहीं है, लेकिन उनमें प्रतिभा हो। तो ये बहुत यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर आप उस बात के बाद रुक जाते तो मैं कहता कि बिटवीन द लाइंस बहुत बहुत गहरी बात होगी, लेकिन जैसा कि मैं चाह रहा था और आपने पूरी की पूरी बात को इतनी खूबसूरती से एग्जाम्पल के साथ रख दिया। मुझे लगता है हमारे जितने साथी, युवा साथी कलाकार और जो कला साधक हैं, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये जो अभी जो बात कही गई वो उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। और अगर वो हम सीखना मानते हैं चाहें तो वो सीख लेंगे, क्योंकि अगर वो सीखने के लिए सीखना पहली चाहें। शर्त है कि सुनना। जी जी जी। तो यही बात है कि आप जिनसे सीखते हैं, आप इतने गुरुजन को सुन रहे हैं, इतनी सारे कार्यशाला, और मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम अपने घर में बैठकर भी हम सुन पा रहे हैं, कि और सहज हो गया है और सुलभ हो गया है। अगर इसके बाद भी आपने खुद पर काम करना नहीं शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, वो सीरियसली वो रेडी टू कुक जैसी इंस्टेंट चीज़ों जैसा ही हो जाएगा, जो बनेगी तो बहुत जल्दी, लेकिन उसको जितनी जल्दी खा न लें, वो उतना ही बेस्वादा हो जाएगा, उतना ही खराब हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे तरह से धीमी आंच पर, मध्यम आंच पर, फिर तेज आंच पर, जब जैसी जरूरत हो वैसी पकाई गई जो चीजें हैं, वैसे पकाए गए जो व्यंजन हैं, जैसे उसका स्वाद कुछ दिनों तक लिया जा सकता है, वैसे ही जीवन रहेगा, वैसे ही कला साधना रहेगी। ये ऐसा जो कह आपने रहे थे। धीमी आंच और धीरे धीरे आपने बताया ना, तो नाट्य शास्त्र में जी इसको बताया गया है कि जो 6 प्रकार के अंग हैं उसमें जी एक है दीपन और एक है शमन। दीपन का मतलब जिसको अंग्रेजी में क्रेसेंडो बोलते हैं, कि आवाज का धीरे 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 बढ़ते चले जाना, कि आपकी आवाज धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है, इसको हमारे दीपन जी बोला गया है। और जब उसका धीरे 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 उतरना है, इसको प्रशमन कहा गया है। तो ये 6 अंग हमारे यहाँ बहुत जरूरी बताए गए हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्रेसेंडो का मतलब आपकी शादी वादी में भी, आपने बैंड पार्टी में देखा होगा, धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ती जाती है, तो उसके लिए संस्कृत शब्द है दीपन। फिर धीरे धीरे उतरना प्रशमन है। विच्छेद है, विच्छेद हमारे यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं पॉज लो, है ना, पॉज देने के लिए विच्छेद कहा गया है। अनुबंध कहा गया है कि आपकी अगर डायलॉग बहुत लंबी है और उसको आप एक ही सांस में बोल लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करते हैं, इसीलिए कि लंबी अगर आपका कोई डायलॉग है, 2 लाइन के बराबर एक लाइन है, उसमें सांस टूटनी नहीं चाहिए, तो अनुबंध हो गया। लेकिन बीच में आप पॉज लेते हैं तो वो विच्छेद हो गया, उससे अर्थ बदल सकता है। आपने अगर महाभारत आपको याद हो बी आर चोपड़ा वाली,
तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ही सांस में लंबे लंबे डायलॉग भीष्म पितामह बोलते थे। तुम में तो यही एक दोष है पुत्र दुर्योधन की, तुम बड़ों की बात सुनते ही नहीं, है ना, पूरा एक लाइन। इसमें अगर कहीं भी सांस टूट गई, ये अनुबंध है। इसको आज हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल, लेकिन हमें अपने शास्त्र को जानना चाहिए। उसमें ये 6 अंग बताए गए हैं, विच्छेद है, दीपन है, प्रशमन है, अनुबंध है, विसर्ग है, कि कैसे कहाँ पर हम वाक्य को पूरी करके ठहरे। ये जो सारी बातें बताई गई हैं, ये अंगों को अगर हम जान ले तो शास्त्र हमें सब कुछ सिखा देता है। और मुझे लगता है सर, मैं आपके प्रश्नों के सारे उत्तर समुचित रूप से दे रहा हूँ। सर एकदम, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इस सेशन का बहुत इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमेशा ही हम जितने भी गुरुजन, हमने अभी इसके पहले डॉक्टर सुनील देवधर जी से बात की, कल डॉक्टर किशोर सिन्हा जी से बात की, ये आज तो आपसे बहुत बात बेसिक्स कर रहे बता दी, बहुत जरूरी था वो। जी जी, हैं। जरूरी मैं था, उसके और आगे उसके चल बाद रहा जब, हूँ थोड़ा। जी जी, आज जब उसके आगे आदत का हम पेश। एडवांस, हाँ, वो हम जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये तो कहीं से भी मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ, इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आप नहीं नहीं, सही आप दे अच्छा रहे हैं। कर यानी रहे मुझे तो लग रहा है वो चीजें ऐसे ऐसे बस खुलती जा रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे एकदम पानी की तरह, आप पूरी तरह से, आप, मैं एक कंकर फेंक रहा हूँ और तरंगे अपने आप उसमें से निकलने लगे, वो जवाब मिलने लगे लोगों को। सर, मैं चाहूंगा आप एक बार नाट्यशास्त्र के जो हमारे 6 अंग हैं, जिनके बारे में आप अभी कह रहे थे, उन हैं। 6 अंग के बारे में अगर आप एक बार सबको बता दें, तो सब लोग, अगर मैं कोई ये लिखना चाहे था तो वो कि लिख। पहले तो, हाँ, वो अगर जो शुरू में जो चीजें बताई गई हैं कि वॉइस कल्चर के लिए ये 19वां अध्याय है, तो उसमें सबसे पहले स्वर कहा गया है, जी फिर है वर्ण, जी क्योंकि स्वर होगा तो इसका स्थान भी होगा, हम लोग इसमें स्थान भी जोड़ लें। स्वर, स्थान, वर्ण, काकू, क में छोटा हुआ है काकू, और उसके बाद आपका अलंकार, और फिर अंग। ये 6 तत्व बताए गए हैं। इस 6 तत्वों को हम लोग जान लेंगे तो आपका पूरा वॉइस कल्चर और आपका डायलॉग डिलीवरी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर डिलीवरी का मतलब है ले जाना, क्योंकि अभिनय का मतलब ही है आप किसी भी बात को दूसरे तक ले जा रहे, टू कैरी टूवर्ड्स, है ना। अभिनय में नी धातु जो, इसका मतलब होता है कि टू कैरी, किस चीज को कैरी करें, टेक्स्ट को कैरी करें, आइडिया को कैरी कर रहे हैं। और अभी जो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उसका मतलब है किसकी ओर ले जा रहे हैं, टू कैरी टूवर्ड्स, किसके तरफ, टू ऑडियंस, है ना। तो इसमें सारा चीज का जो सारांश की, जो मैंने 6 चीजें बताया, उसका अंत में एक है अंग। अंग में मैं बता रहा था हम्म, कि आपका जो एक होता है ये दीपन और प्रशमन, इसे बहुत समझ में आ गया। दीपन का जी मतलब होता है कि जी आप जी अपने डायलॉग के धीरे 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 उठाते चले जी जाइए। पहले के जमाने में बहुत होता था जी पारसी थिएटर में, कि वो पूरा उठाते चले जा रहे हैं, दीपन। और फिर प्रशमन होता था। फिर ये हमने बोला पॉज लेना, उसके लिए कहा जाता था विच्छेद। आप कोई बात बोल रहे हैं, बीच में पॉज ले रहे हैं, यानी मैं अभी मैंने जी भीष्म पितामह का जो सुना है उसमें कहीं पॉज नहीं था। लेकिन अगर आप जी पॉज लेते हैं तो कहाँ पर पॉज लें, जैसे गाना भी गाते हैं तो ये सिखाया जाता है कि सांस कहाँ पर लेके ऑडियंस को पता न चले कि गायिका ने या गायक ने सांस कहाँ लिया। वैसे ही डायलॉग बोलने में जी आपने पॉज कहाँ लिया, ये पता न चले, क्योंकि उससे फिर काकू भेद हो सकता है। फिर एक चीज आता है अर्पण, कि ड्रामा जब शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे जी साउंड ऐसे यूज किए जाते हैं कि पूरा हॉल भर जाए। पूर्व रंग में वो करते हैं एक साथ, जैसे मंत्रोच्चार करते हैं तो पूरा हॉल भर जाता है, उसको अर्पण बोलते हैं। और फिर होता है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है जी कोई, जो मैंने अभी बताया कि आपके पास लंबे लाइंस हैं तो सांस पर कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसको पूरा बोल रहे हो, सांस न टूटे। तो ये सारी चीजें हो गई। जी विच्छेद हो गया, अर्पण हो गया, और अभी मैंने क्या बताया, अनुबंध हो गया, दीपन प्रशमन हो गया। और एक होता है सेंटेंस को आप कहाँ पर छोड़ रहे हैं, विसर्ग, ये चीजें हैं। अनुबंध तो हो गया कि जी आपने लंबे लाइन को बोला, और एक होता है आप जो वाक्य बोल रहे हैं उसको पूरा करने के बाद ठहर रहे हैं कि नहीं। विसर्ग होता है ना, कि आप कोई एक बात बोलते जी हैं, अंत में 2 जी विसर्ग होते हैं, तो आप वो विसर्ग का प्रयोग करना कैसे होता है कि आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, फिर जो हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं, वो ना पूर्ण विराम है ना कॉमा है, न वो पॉज है न जी पूर्ण विराम है, वो विसर्ग होता है। क्योंकि संस्कृत में नाटक होते थे तब इसका इस्तेमाल होता था। आज हमारे यहाँ ये है जी कि आप जब कोई वाक्य बोल रहे हैं, बोलने के बाद रिस्पॉन्स ले रहे हैं। मैं आपको जो नाट्यशास्त्र की बात बता जी रहा था,
तो नाट्यशास्त्र में अभिनेता के लिए 2 प्रकार की सिद्धि कही गई है, सक्सेस। पहला ये है कि अगर आपके अभिनय को सुन देखकर लोग तुरंत ताली बजाते हैं, वाह क्या बात है, जैसे मैंने कहा हाँ तो आप भी आए हैं, तो तुरंत देख लिया आपके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, आई थी ना, तो वो हुआ आपका जी, जी। मानुषी सिद्धि, लोगों को तुरंत अच्छा लगना। आपने कहा तुरंत कोई चीज अच्छा लग जाना, और कोई चीज धीमी आंच में बनाना, तो जब आपको तुरंत अच्छा लग जाए आप ताली बजाएंगे, ये इसको कहा गया मानुषी सिद्धि। दूसरी बात कही गई है कि आपने कोई अभिनय किया, उसका असर देर तक रहा और आदमी ताली बजाना भूल गया और खामोश हो गया, और वो उस जी, प्रभाव को लेके घर तक पहुंच गया, और घर तक जी। पहुंच गया और फिर वो इसी तरह का एक्टिंग देखना उसके अंदर फिर से इच्छा होने लगी। वो उस वक्त अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर रहा है, उसे बोलते ही वो बिखर जाएगा वो प्रभाव। ये जो खामोश कर देना, इसको हमारे यहाँ कहा गया दैवी सिद्धि। इसके लिए अब हम नाट्यशास्त्र के उसी 19 अध्याय में जो खास शब्द का प्रयोग किया गया, अब हम उसको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। ये तो मैंने शुरू में आपको बता दिया ना, स्वर स्थान, स्थान का मतलब होता है स्वर के स्थान क्या क्या होते हैं। स्वर का एक स्थान यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, और फिर यहाँ से होता है। ये 3 चक्र हमारे यहाँ बताए गए हैं, कि अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। यहाँ से आवाज बोला जाता है, जिसको हम लोग मंद्र, मध्य और तार 3 में बांटा गया है। ठीक है, नाभि से कोई आवाज नहीं होती, वो सिर्फ एक कंसेप्शन है। तो ये 3 स्थान हो गए, तो स्वर हो गया, स्थान हो गया, फिर वर्ण हो गया, फिर हो गया वर्ण पर अभी हम थोड़ी देर बाद बोलेंगे, वो इमेज को कैसे हम कोई चीज देखते हैं और हमारी आवाज बदलती है, उस पर उसके लिए वो। फिर एक काकू है, काकू का मतलब है कि आप 2 प्रकार की साकांक्ष निराकांक्ष काकू बताई गई है, कि आपका प्रयोजन, आपको कहना कुछ और है, कह कुछ और जा रहे हैं, जो अभी मैंने बताया था, हाँ को नाक की तरह से बोलना और नाक को हाँ की तरह से बोलना, एक तो ये है। और उसके बाद आपको मैंने अंग बता दिया और अलंकार बता दिया। अब जो मैं जी, बताने जा रहा हूँ कि 19वें अध्याय में एक पूरा भाग इस पर है, यानी कि मानुषी सिद्धि के लिए, कि आपको कैसे तुरंत प्रभाव पैदा कर देंगे आप पूरे हॉल में और तालियां बज जाएगी। दूसरी बात है कि कैसे आप वो प्रभाव पैदा कर देंगे कि पूरा हॉल खामोश हो जाएगा, स्पेल बाउंड। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, विराम। हम लोग आज समझते हैं अभी मैं बोलना बंद कर दूंगा तो विराम हो जाएगा, ऐसा नहीं। जिसको साइलेंस कहते हैं, मौन, उसके लिए टेक्निकल टर्म विराम बोला गया है। और इस पर ज्यादातर कारिकाएं, यानी जिसको हम लोग जनरली श्लोक बोलते हैं, ज्यादातर जी, कारिकाएं विराम को लेकर, कि आप साइलेंस कैसे पैदा कर सकते हैं। आप अगर मॉडरेट कर रहे हैं, या आप संचालन कर रहे हैं, या आप एक्टिंग कर रहे हैं रेडियो में, सिनेमा, क्योंकि रेडियो में तो आप खामोश हो जाएंगे, तो वहाँ खामोशी नहीं चलती है, वहाँ नॉइज से भरना पड़ता है, वहाँ नॉइज भी होता है। जी, लेकिन रंगमंच और फिल्म में अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप क्या खामोश कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, खामोश शब्द बोलकर नहीं, लेकिन आपके लाइंस को आप इस तरह से बोलिए कि खामोशी पैदा हो। इसके लिए जो 3 स्टेप्स बताए गए हैं, पहला तो ये है, पहले तो कंसेप्ट बताया गया है कि साउंड का कंसेप्ट होता क्या है नाट्यशास्त्र में। उसमें ये नहीं बोला गया है कि आप अपने डायलॉग को ऑडियंस तक ले जाइए, ऑडियंस सामने बैठा हुआ है, तो आपके साउंड का जो वाइब्रेशन होता है, साउंड वाइब्रेशन, वो जब स्पेस जी, में ट्रेवल करती है तो लीनियर नहीं जाती है, वो सर्कुलर जाती है। ये साइंस तब बताया गया है, यानी हमारे यहाँ जब लॉज ऑफ मोशन से पहले बताया गया है कि जब आप किसी, अभी आप बोल रहे थे ना तरंग और कंकड़ फेंकते हैं, अभी आप जी, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, किसी जलाशय जी। में जब आप कंकड़ फेंकते हैं, तो आप देखिए जो तरंग होता है वो गोल घूमता है, उसकी सर्कुलर। जो जी, उसकी जो परिधि बनती है, सर्कमफेरेंस होता है, वो बराबर होती है, उसके केंद्र से दूरी बराबर होती है, लेकिन गोल होता है। तो जब हम कोई डायलॉग बोलते हैं, सिर्फ सामने ही नहीं जाता, हमारे इर्द गिर्द पूरे साइक्लिक रूप से वो ट्रेवल करता है, साउंड वेव्स। इसको सुनना आना चाहिए। उसमें पहला स्टेप ये है कि पहले अभिनेता, वो जो अपनी बात जो बोल रहा है, डायलॉग्स नहीं, पहले उसी को सुनना सीखे। हम जो बात करते हैं, अगर हम उसी वक्त सुन रहे होंगे, तो हमारे बोलने की जी, स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा ये देखें कि जब हम कोई लाइंस बोल रहे हैं स्क्रिप्ट से, तो उसको ये फील करे कि वो जलाशय के तरंग के अनुसार साइक्लिक हो रहा है, तो उसको चिल्लाने की आवाज नहीं होगी। मान लीजिए हमसे, हमारे यहाँ आमतौर पर एमेच्योर ग्रुप में सिखाया जाता है कि कोई आदमी दूर में है तो उसको तेज आवाज में बोलो, है ना। मान लीजिए आपको, आप मुजरिम है और दूर में जज है, और आपको बोलना है, तो आपको, आप चिल्ला के बोलेंगे, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, बोलेंगे ना, क्योंकि यही सिखाया जाता है एमेच्योर ग्रुप में, कि आप पास में जज है तो पास से बोलिए मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, दूर में है तो आप बोलिए मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, पहुंचाना ही आवाज। ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है। नाट्यशास्त्र कहता है कि आपकी जो आवाज है, उसको साइक्लिक, वहीं पर जहां पर आप हैं, वहीं पर साइक्लिक, सर्कुलरली अगर आप साउंड को भेजेंगे, तो अपने आप जज साहब तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी, है ना। जैसे आपको अगर बोलना है
तो पहले यहीं से बोलिए जहां आप हैं, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब। अब आपने वो कंकड़ फेंका पानी में, अब वो गोल कैसे ट्रेवल करते हुए सर्कमफेरेंस बड़ा होता जाएगा। मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब। मैं जा नहीं रहा हूं, अब फर्क आपको सुनाई दे रहा होगा। मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, ठीक है, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, या मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब। अब दोनों में फर्क आप देख रहे हैं। मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, गले पर टेंशन पा रहा था। मैंने ये जो चिल्ला के एमेच्योर ग्रुप में सिखाया जाता है दूर में ऐसे बोलो, लेकिन ये राइट ट्रेनिंग नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो पहले वहीं से आरंभ करिए और उसको सर्कुलर बनाइए, अपने ही इर्द गिर्द उसका सर्कमफेरेंस बढ़ाते जाइए। मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब। अब वहां तक पहुंच जाएगी अपने आप। मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैं यही बोल रहा हूं, मैं वहां तक चिल्ला नहीं रहा हूं। ये जो गोल सर्कमफेरेंस है वृत्ताकार, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये नाट्यशास्त्र की समझ है कि आप साइलेंस कैसे क्रिएट करते हैं। अब आप जब इसको बोलेंगे पूरे हॉल के बाद एक खामोशी आ जाएगी। ये तो साउंड से किया गया कि जब आपने ऐसे बोला तो जज साहब के बाद जब आप ठहरेंगे पूरे हॉल में खामोशी रहेगी। लेकिन भरत मुनि इस साइलेंस की बात नहीं कर रही है, तो आपने साउंड से बना दिया, साउंड का रिवर्बरेशन हुआ, है ना, कि जिसको हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, साउंड का रिवर्बरेशन है। आपने बोला ठहरा हुआ ही, पूरा हॉल खामोश हो गया, जज भी खामोश हो जाएगा बेचारा, कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन वो एक और साइलेंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आप किसी डायलॉग को ऐसे थ्रो कर सकते हैं, कि डायलॉग को ऐसे बोल सकते हैं कि उससे आदमी के मन में खामोशी पैदा हो जाए। इसके लिए उन्होंने वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप सुनना सीखिए खामोशी को। जैसे आप देखेंगे कि अभी आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं और रात में 2-3 बजे अगर बात करें टेलीफोन पर, तो आप खुद ही आपकी आवाज और पिच सब कुछ उसके अनुसार हो जाएगी। यानी वातावरण जो है हमारी आवाज में कुछ घोलता है। हम लोग ऐसे बोल नहीं पाएंगे, तब हम बोलेंगे हाँ सौरभ जी ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी रात, ऐसे बात करेंगे ना। तो क्यों करते हैं बस, यानी हमारे इन्वायरमेंट में वो साइलेंस होता है, उस साइलेंस को जब हम सुनते हैं तो वो हमारी आवाज में घुलता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जो मैं एक 6 चीज में बोल रहा था, स्वर, स्थान के बाद वर्ण। अगर आप किसी भी कोई भी इमेज बना लेते हैं, ये चीज की कल्पना करते हैं, जो आप पोटेंशियलिटी तो होती है एक्टर्स में, यंग लोगों में, अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो आपका प्रतिभा नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि कोई चीज देखते हुए हमारी आवाज बदलती है। अगर हम आग देखेंगे, आग देख के अगर हम जब डरेंगे तो हमारे पास एक दूसरे तरह का डर होगा, और कोई एक भयावह चीज हमारे ऊपर राक्षस जैसा सामने आ गया, उससे डरेंगे तो बिल्कुल अलग चीज होगा। ये करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि लिखा गया कि डर के लिए आंख चौड़ी करिए, सांस ये आए। आप एक एक चीज को अंग अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जब आप डरेंगे तो आंख अपने आप बड़ी होगी और आपकी सांस में अचानक ये अपने आप आएगा, आएगा ना, डर रहे हैं आप। तो ये जो डर रहे हैं, आपके पूरे शरीर की देह इसकी वैसी हो जाएगी, आंख आपकी बड़ी हो जाएगी, पुतली फैल जाएगी, सांस आपकी दूसरी तरह की हो जाएगी। तो ये आपको कल्पना करना पड़ेगा कि आपने क्या देखा। तो जब भी आप अपनी लाइंस बोल रहे हैं, अगर आप कल्पना कर रहे हैं इमेज की, जैसे हमारे स्वर में भी कहा गया है कि जब आप सा लगाइए खरज साधना की, कि कोई योगी बैठा है, धीर गंभीर योगी, तो धीर गंभीर योगी को आप अपने सामने कल्पना करेंगे तो आपकी आवाज अपने आप खरज के सा हो जाएगा। आपको वो गार्गिल करने की जरूरत नहीं होगी, जो कि आमतौर पर लोग टीचर से सिखाते हैं। आप कल्पना करिए सामने एक गंभीर योगी बैठा हुआ है, आपकी आवाज अपने आप वैसी हो जाएगी, है ना। लेकिन वैसे अगर आप दीपक की लॉ को देख रहे हैं, दीपक की लॉ एकदम सीधी है, सुंदर सी लॉ है, उसको आप देखेंगे तो आपके पास वो डर नहीं होगा। आग जो है, अभी आप आग को देख के डायलॉग्स बोलेंगे तो उसके अनुसार आपकी आवाज में खुद क्वालिटी आएगी, आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब उसी समय आप जब दीपक की लॉ देख रहे हैं और उसकी लॉ में कोई किताब पढ़ रहे हैं, दीपक किताब पर गिर गया और किताब में आग लग गई, तब जब आप वही लाइन बोलेंगे जो लिखा हुआ है, तो आपके उस कागज में आग लगने और बुझाने का पूरा एफर्ट का क्वालिटी आपकी आवाज में आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब उसी समय मान लीजिए कोई आपके घर में आग लग जाएगी, तो वो आग का लगना, जैसे जैसे आग को हम बड़ा करते जा रहे हैं इमेजिनेशन में, आपकी आवाज का प्रभाव बदलता चला जाएगा। और उसके बाद अगर आप समझ लीजिए चलिए कुतुब मीनार और ताजमहल को छोड़ देते हैं, किसी बहुत बड़े मॉल में आग लग जाए, ठीक है, तो उसको जब आप देखेंगे
तो और तब आप जब कुछ फोन करेंगे या किसी से बात करेंगे तो वही लाइन जब आप बोलेंगे तो अब आप वो और बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग आवाज को बड़ा करने पर जाते हैं कि आवाज को ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, वो ना करें। अगर हम लोग छवि से चलें, देखना और सुनना अलग अलग नहीं है। देखना सुनने पर प्रभाव डालता है, सुनना देखने पर प्रभाव डालता है। तो देख रहे हैं हम लोग भयावह आग, तो उसकी आवाज पर उसका फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, जो मैं शुरू में बोला था, स्वर, स्थान, वर्ण, इमेज। अगर आप जैसा इमेज देखेंगे वैसा आपकी आवाज पर प्रभाव पड़ेगा। और जितने भी भाव बताए गए हैं हमारे यहाँ, तो आपको बताएं कि स्वर भंग जो शब्द है, स्वर भंग को सात्विक भाव कहा गया है। हाँ, सात्विक भाव है। सात्विक भाव का मतलब बहुत ऐसा नहीं कि सोई सदाचारिता का साधु वाला भाव। सात्विक भाव का मतलब होता है इनवॉलेंट्री इमोशंस। जैसे आप गुस्से में आ गए हैं और आपका चेहरा लाल हो गया और आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा लाल ना हो, लाल ना हो, है ना, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप गुस्सा हो गए, आप कांप रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पलक झपक रही है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री है ना। तो उसी तरह से एफर्टलेस एक्टिंग के लिए हम लोग इनवॉलेंट्री इमोशंस का यूज करते हैं, सात्विक भाव का यूज करते हैं। इसको स्वर भंग कहा गया, सात्विक भाव, है ना। तो स्वर भंग करने के लिए आपको घर में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि हम स्वर को तोड़ दिए और रो रहे हैं, बहुत आवाज टूट गई मेरी रोते रोते, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही हमारे सारे शहरों में जो ड्रामा डेवलप क्यों नहीं हो पाया, इन्हीं सब कारणों से हुआ। एमेच्योर ग्रुप्स थे, उन लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। ड्रामा स्कूल्स में भी ये नहीं सिखाते हैं। सबको सिर्फ नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि आपको अपने आवाज पर भाव लाना है, तो आप इमेजिन करिए आप इमेजिन करिए कि आपके बगल में कोई भूसा है और भूसे पर बहुत सारे गाय कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप जैसे ही इमेजिन करेंगे आपकी आवाज पर प्रभाव आ जाएगा। बाहर बारिश होगी, आपकी आवाज पर प्रभाव हो जाएगा। हम सौरभ जी को सुनेंगे तो मेरी आवाज पर प्रभाव हो जाएगा है ना। हम आग देखेंगे या पानी के पास जाएंगे, आप किसी समय शांत नदी के पास जाइए जहां बिल्कुल शांति है, आप देखिएगा बात करने का मन ही नहीं करेगा। और आप अपने फ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी आवाज एक दूसरे तरह का टोनल क्वालिटी देगा। क्या क्यों दे रहा है? क्योंकि वहां का वातावरण। तो अब एक्टर को करना ये होता है, कमरे में बैठ के आवाज की प्रैक्टिस ना करे, वो इमेजिन करे कि वो कहाँ है। किसी शांत झील के पास बैठा हुआ है, किसी भयावह समुद्र के पास बैठा हुआ, तो वो समुद्र को के ऊपर सुपर इम्पोज करके और तेज आवाज में बोलेगा, क्योंकि शेडिंग है ना। बनास का शोर आप जानते हैं ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक से ऊपर आवाज में बोलेगा और शांत झील में उसकी आवाज अपने आप नीचे हो जाएगी। इसको ऑब्जर्व करे वो, कि हम लोग आंख से जैसा देखते हैं वो देखी हुई चीज हमारी आवाज पर असर डालती जी, कितनी खूबसूरत बातें। और मुझे लगता है कि ऐसी बातों के लिए हम जिस समय सीमा से बंधे हैं, हमें उससे भी मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा शायद अभी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे कुछ जो साथी सुन रहे हैं उनके पास जरूर बहुत सारे सवाल होंगे। मैं शंभवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो जुड़ें और हमें बताएं कि हमारे साथियों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं, जिससे कि सर आप जवाब दे पाए। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हालांकि मैंने भी शुरुआत में ये सोचा कि क्योंकि ये जो स्ट्रीम यार्ड का जिससे हम जुड़ रहे हैं, इस स्टूडियो में जुड़ते समय हम लोग सब अपने हैंडसेट पर अपना नाम रीसेट करते हैं। मैं भी इस हैंडसेट से जुड़ा हूँ, मेरा नाम मैंने लिखा, तो शायद आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा था क्या? हाँ, पूरा नाम नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ गौतम लिखा था। हाँ सर, इसके लिए मुझे डांट पड़ गई, मुझे दर्शकों से डांट पड़ गई, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। नहीं तो अभी मेरे नाम, अभी मेरे चेहरे के सामने तो पूरा नाम लिख के आ ही रहा है। अभी शायद कंट्रोल रूम ने लिख दिया होगा। हाँ, कंट्रोल रूम से तो ये चीज हो सकती है। ना, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी का मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरा नाम पूरा लिख दिया पूरा लिख दिया आगे। तो ये थोड़ा लगा, दर्शकों को अटपटा सा लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैंने एकदम ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया। शांभवी मुझे लगा कि आपसे अनुरोध है, सरनेम की जगह पर नाम ही अपने आप में काफी होता है किसी को पुकारने के लिए। जी जी तो जी मैं सर। सबको दर्शकों को बता दूं कि मेरा पूरा नाम गौतम चट्टोपाध्याय है। पहले इसको गौतम चैटुर्जिया बोलते थे, अब ये गौतम चैटर्जी। मैंने पढ़ा उसमें कमेंट, तो मुझे लगा कि कर देना चाहिए। उनके कमेंट में था कि कुछ विद्यार्थी बाद में देखेंगे,
तो थोड़ा सा थैंक यू सो दिक्कत मच होगी कि शाम्भवी वो जी। पूरा नाम लिखना चाहेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। प्रश्न मैं चाहूंगी सभी से कि अब आप अपने प्रश्न जरूर डालें इसमें, और मैं तब तक देखती हूँ, अगर कुछ एक आध प्रश्न और हो तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने ठीक है। नाट्य शास्त्र जो का आधार बता दिया, एक जी, जी, और मैंने उसको अभी मॉडर्न लैंग्वेज में करके बता दिया क्या मतलब होता है उसका, जी, क्योंकि वो जी, जी, प्राचीन शब्द है और मैं अभी के अनुसार जी, सब शब्द बता दिया। मैंने बता जी, दिया कि अगर आपको ताली बटोरना है तो साउंड लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज का यूज करिए, फिर वर्ड लैंग्वेज का यूज करिए, और अगर आपको जी, गहरा प्रभाव पैदा करना है, आत्मा तक जाना है किसी के, तो उसमें साइलेंस का यूज जी, करिए। साइलेंस का यूज करने के लिए आपको साइलेंस सुनना हो, इतना ही मैंने कहा। जी, और साउंड का मतलब सिर्फ ध्वनि नहीं होता, साउंड का मतलब ध्वनित होना भी होता है। आप जो बोल रहे हैं आपको ध्वनित क्या कर रहे हैं, तो अपने आप उसमें क्या होगा, काकू अपने आप आ जाएगा, टोन बदल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर सेंस हो कि आप किस सेंस में कोई लाइन को बोलने जा रहे हैं, आपको हास्य पैदा करना है, दुख पैदा करना है, जो भी करना है, ये सब मैंने संक्षेप में सब बता दिया। जी। सर एक और सवाल जो मुझे हमेशा से ही, मैंने आपके जितने पोस्ट्स और मूवीज़ और वीडियोज़ देखे हैं, क्योंकि आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से भी आपने साक्षात्कार किया, आपने बातें की अपने महाराज जी से, बहुत सारे संगीत ऋषियों से आपने बातें की हैं, उनको जाना है। अभी तक के आपकी इस यात्रा में वो कौन-सा कलाकार है, मैं इसीलिए हमेशा कलाकार है कहता हूँ सर, क्योंकि मेरे लिए कलाकार हमेशा अमर होता है। वो चाहे लेखक हो, बिल्कुल, चाहे वो इसीलिए कभी भी किसी कुछ भी। कलाकार की पुण्यतिथि नहीं मनाई जानी चाहिए। हाँ जी सर, इस बात पर 1-2 बार मैंने कहा था, फिर मुझे लगा कि खैर लोगों की अपनी सोच है, क्योंकि नहीं नहीं, ये वो किशोर कुमार जी हमेशा भी अमर है कहते थे अपनी। और सभी लोग बिल्कुल जी, अमर हैं, उनकी पुण्यतिथि जी, नहीं मनाई जाती। सर सवाल मेरा ये है कि इस संपूर्ण यात्रा में किस कलाकार से मिलना आपको सबसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और उसके बाद आपको लगा कि आहा! ये कुछ कुछ अलग है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं छोटा था तो दो लोगों से मिला था, बनारस के दो गुरुजनों से, बल्कि तीन लोगों से। एक थे जे जी। कृष्णमूर्ति, दूसरे थे ठाकुर जयदेव सिंह, और तीसरे थे हजायब हुँ, द्विवेदी। इन तीन लोगों को जब मैंने सुना, फिर व्यक्तिगत रूप से मिला तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तब उसके बाद फिर मैं जब लोगों से मिलने लगा तो मैं देखा कि मैं प्रभावित क्यों नहीं हो रहा हूँ, कहीं पर मेरा विश्वास टूट रहा है। तो मैंने तुलना किया, फिर देखा कि जो वो कह रहे हैं और लिख रहे हैं, और जब मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिल रहा हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई फर्क नहीं है, वाणी और आचरण में कोई फर्क नहीं। जो वो आचरित कर रहे हैं वही वो जीते भी है। जैसे आप जी, किसी लेखक से बहुत प्रभावित होते हैं, उस लेखक से जब मिलते जी, हैं तो आपका मोह भंग हो जाता है, आपका विश्वास टूटता भी कई बार है कि अरे मैंने तो ये इमेज बनाई थी और ये आदमी ऐसा निकला है ना। तो जब मैं इन तीनों लोगों से मिलने के बाद जो मेरा आधार तैयार हुआ था, संस्कार बना था, फिर जब मैं और लोगों से जी, मिलने लगा तो बहुसंख्य जी, ऐसे कलाकारों से मिला जो बहुत अच्छे जी, प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे गायक हैं, व्यक्तित्व के तौर पर वैसे नहीं है। अब ऐसे में जब मैं फिर बाद के लोगों से मिला, उनमें से जब कुछ लोग ऐसे रह गए जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों एक जैसा था, और जिन्होंने मुझे जी, जीवन भर के लिए इंस्पायर किया, उसमें सबसे पहला नाम मैं लूंगा पंडित कुमार गंधर्व जी का, जो अपने नाम के साथ पंडित नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए मैं भी यही कहूंगा कि उनका नाम है कुमार गंधर्व, जो व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे और कलाकार भी बहुत अच्छे। दूसरे संगीत में एक और व्यक्ति से मैं मिला, वो थे मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे और उसके बाद प्रतिभाशाली भी व्यक्ति। ये दो व्यक्तियों ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा असर डाला। बनारस में फिर मैं दो लोगों से मिला, उसमें से एक थे बिस्मिल्लाह खां साहब, जिनके यहाँ शुक्रवार की शाम को मेरा जाना अनिवार्य हो गया था। छत पर जो कमरा है वहां पर 2 घंटे की बैठकी जरूरी हो गई थी। वो जिस बार मैं नहीं जा पाता था वो बहुत बुरा मान जाते थे और सबसे पूछते थे कि कैसे कहाँ वो गौतम रह गया। और उनके कमरे से हम लोगों ने काफी कुछ, खिड़की से एक बैग जैसा डलिया की हम लोग रस्सी से नीचे कर देते थे, दुकानदार उसके अंदर कोका कोला रख देता था, फिर हम लोग खींच लेते थे, फिर हम लोग दोनों बैठ के कोका कोला पीते हुए फिर शहनाई के साथ मतलब बातचीत होती। ये हर फ्राइडे की गपशप थी। कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर और बिस्मिल्लाह खां साहब के बाद फिर जो मैं ऐसे व्यक्ति से मैं मिला
जो अब तक के अंतिम व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव मेरे पूरे अस्तित्व पर है, वो है पंडित किशन महाराज जी। मैंने किशन महाराज जी के साथ मैं यही कहूंगा कि मैं शायद सपने में भी वो आते हैं, और उनका इतना प्रभाव है कि मैं उनके घर में जब जाता था ऐसे करके, और जब निकलता था तो शेर की तरह निकलता था। आप इसी समझ सकते हैं कि कितना व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता था, और इतना स्नेह, इतना प्यार कि वो फोन कर देते थे, क्योंकि मैं उनका बायोग्राफर भी हूँ। तो फोन करते थे, गौतम कहाँ है? मैं कहता था मैं अभी सुजाता महापात्र का डांस देख रहा हूँ संकट मोचन में, देख के तुरंत चले आइए। मैं जाता था, बोलते थे अपने बगीचे में यहाँ पर मोटरसाइकिल रखिए, फिर मुझे लेकर के किसी प्रोग्राम में जाना, कहीं भी जाना, जो भी करना। तो ये किशन महाराज जी वो अंतिम महापुरुष थे जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए नहीं कि मैं कोई तबला बजाता हूँ, वो तबला शिल्पी है, इसलिए कि उनको जो व्यक्तित्व है, उसका जो न्यूक्लियस है वो इतना पॉजिटिव था, इतना पॉजिटिव। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक प्रोग्राम में मैं गया और छनुला जी का प्रोग्राम था, किशन महाराज जी को उद्घाटन करना था। तो मैंने कहा कि ये जो है विमेंस जो हॉस्टल, उसके सामने खुले में आपका प्रोग्राम होने वाला है। छनुला जी से मैंने कहा, वो भी मेरे गुरु जी हैं। तो छनुला जी ने तुरंत बोला कि 3 ब जो होते हैं वो संगीत के प्रोग्राम को बिगाड़ देते हैं, बालक, बात, बयार। अगर 3 चीज होगा तो प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। तो किशन महाराज जी ने तुरंत बोला कि 9 क होते हैं जो संगीत के प्रोग्राम को निखार देते हैं, है ना। तो जो मैं किशन महाराज जी की बात कर रहा हूँ, इतने पॉजिटिव सोच के व्यक्ति थे, हर चीज में पॉजिटिव साइड देखना। 3 ब बिगाड़ देते, उन्होंने कहा 9 का अच्छा बना देते, है ना। ये मैंने सीखा। तो उनका मेरे ऊपर ये प्रभाव है कि कैसे हम ब्राइटर साइड को देखें लाइफ में। ये मैंने उदाहरण देके बताया कि क्यों मैं प्रभावित हुआ उनसे। जी। सर, एक सवाल आया है, अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है हमें, चंकी बच्चन जी देख रहे हैं, उन्होंने पूछा है, गुरुजी अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? कल्पना शक्ति को, सबसे पहली बात है कि आपके अंदर जो जिस कला में आप हैं उसमें उसकी प्रतिभा है भी कि नहीं, आप 20 साल व्यर्थ गंवाने जा रहे हैं, इसका एकमात्र मानदंड है कि आप कल्पना कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उस कला में जाइए, वरना कभी मत जाइए। अब कल्पना शक्ति को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप कल्पना करिए तब सोचिए नहीं, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो कल्पना नहीं कर पाते हैं, और जब आप कल्पना करते हैं तो सोच नहीं पाते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। हर व्यक्ति सोचने को कल्पना कहता है। जैसे मैं कहूं कि अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे ये लेख लिखना है, मुझे ये काम भी करना है, कि मैं सोच रहा हूँ। और अगर मैं आपसे बात, सौरभ जी से बात करते करते मैं कहूं, ये जो मेरे 2 हाथ है, ये 2 डैने हो गए हैं और मैं उड़ रहा हूँ, ये कल्पना है। या मैं जिस कमरे में बैठा हुआ हूँ, है ना, इस कमरे की मुझे सफाई करनी है अभी आधे घंटे बाद, ये सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि अगर मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये कमरा नहीं है, एक नाव है और इसमें मैं बह रहा हूँ, ये बहता जा रहा है, ये कल्पना है। तो सोचने और कल्पना में फर्क करना पहले सीखना होगा कि किसे हम कल्पना कह रहे हैं, किसे हम सोचना कह रहे हैं। जैसे ही आप सोचेंगे आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही आप कल्पना करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे। इस तरह कलाकार अपनी कल्पनाशीलता से अपने सोचने के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, थेरेपी बना सकता है अपने आर्ट को, और अब उसके भीतर कोई मानसिक रोग नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, ड्रग नहीं लेना पड़ेगा, सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कल्पनाशील हैं, अगर आप कल्पना करते हैं, तो इसका मतलब सोच लीजिए कि आप सोच नहीं रहे। और ये सबसे बड़ी भूमिका है आपकी कला के व्यक्तित्व में निखार। कल्पना करना क्या होता है, कैसे पता कि आप कल्पना कर रहे हैं? अगर ये इम्प्रॉम्प्चू होगा, इंस्टेंटेनियसली होगा, स्पॉन्टेनियसली होगा, तो कल्पना है। जैसे मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ कि चलो तुम एक एक कल्पना करके दिखाओ, तो एक लड़का कहता है कि हम कह नहीं, ये तुम सोचने लगे। अगर आपने 1 सेकंड का भी पॉज दिया, इसका मतलब आप सोच रहे हैं। और अगर आपने तुरंत किया, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने तुरंत किया कि मेरे दोनों हाथ डैने हो गए हैं, या ये कमरा जो है नाव में बह रहा है ना, अगर आप तुरंत कर रहे हैं तो आप में कल्पना है। और कल्पना है माने रचना है। कल्पनाशीलता है मतलब आप आर्टिस्ट हैं। कल्पना ही रचना है, कल्पना ही दृष्टि है, दृष्टि ही सृष्टि है। अगर कल्पना नहीं है तो दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। कल्पना नहीं तो रचना आप कर ही नहीं सकते। चाहे आप कविता लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, आप सोच सोच के कहानी लिख रहे हैं, सोच सोच के कविता लिख रहे हैं, वो बहुत दूर तक उसका असर नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लोग आपकी कहानी को भूल जाएंगे, आपके आर्ट को भूल जाएंगे। लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं, आप तुरंत कर रहे हैं। कल्पना के साथ ये शर्त है, पहली बात आप तुरंत करेंगे, दूसरी बात कि वो हमेशा नई होगी। कभी भी पृथ्वी में जो कोई भी आज तक क्रिएट कर चुका है उससे आपका भिन्न होगा। आप हमेशा नई बात ही कहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे पहले वो कल्पना किसी ने की हो
ये कल्पनाशीलता की पहली और अंतिम शर्त है। ये आप अपने आप को जांच सकते हैं कि देखो मैंने तुरंत किया और ये अभी तक जितने भी लोग किए हैं उससे अलग हुआ। जैसे ही आपका अलग हुआ तो आप मौलिक हुए, और आपकी मौलिकता आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। फिर पूरी पृथ्वी के लोग एक तरफ खड़े होंगे, आप अकेले खड़े होंगे, आपको पता है वो बोलने जा रहे हैं जो पहले हो चुका है, आप वो बोलने जा रहे हैं जो अभी अभी मैं कल्पना करूंगा या कर रहा हूँ। तो आप उनसे बिल्कुल अलग दिखेंगे, आप कॉन्स्पिक्यूअसली विजिबल होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपको इसके लिए स्टेज प्राइड खत्म हो जाएगा। आप एक आर्टिस्ट के रूप में हमेशा के लिए स्थापित होंगे। तब आप देखेंगे आप जो आर्टिस्ट हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके जरिए ईश्वर लोगों से बात कर। धन्यवाद सर। और हमारे साथ जॉयदेव दास जी जुड़े हैं और वो उनका सवाल है, ध्वनि को उन्होंने आपको प्रणाम कहा है और उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है कि ध्वनि को अभिनेता अपने रंग अभ्यास में किस प्रकार से शामिल करें, या और क्या और किस तरह से अभ्यास करें। मुझे लगता है कि ध्वनि के बारे में पहले तो एक साउंड लिया, जैसे कि लिटरेरी टर्म होता है साउंड, माने आवाज, पंखे की आवाज, हमारी आवाज। ये हमने आज बताया कि आप जो बात कह रहे हैं वो कैसा ध्वनित हो रहा है ना, कि आप कह रहे हैं हाँ सुनाई दे रहा है, ना आप कह रहे हैं ना सुनाई दे रहा है, हाँ वो भी तो सुनाई दे रहा है। आपने मेरा वीडियो देख के लिख दिया कि बहुत अच्छा, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आपने देख भी लिया। तो मैंने तो कहा कि अरे वाह आपने देख भी लिया। आपने उसको ऐसे पढ़ा, अच्छा देख भी लिया इतना जल्दी, मैंने आपने उसको इस टोन में पढ़ा। तो कई बार क्या होता है कि ध्वनित कुछ और हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरे वाह आपने प्रशंसा की, आपने देख भी लिया, और आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं तो देख भी लिया इतनी जल्दी। तो आप गलत टोन में पढ़ रहे हैं, मैं सही टोन में भेज रहा हूँ, इसलिए कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये जो कम्युनिकेशन गैप वाला जो मजा है, इसको चाहे तो रंगकर्मी यूज कर सकता है। जॉयदेव जो पूछ रहे हैं, जॉयदेव बहुत खुद ही एक रंगकर्मी है, अभी वर्धा में ड्रामा कर रहे हैं, तो मेरे बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं, बी ड्रामा में मैंने पढ़ाया है। जॉयदेव से मैं यही कहूंगा कि आप बहुत सारी चीजें पहले से जानते हैं। आप जो आनंद वर्धन का ध्वनि है, ध्वनि सिद्धांत है, उसको ऐसे यूज करिए। आप इमेज से साउंड पर असर करने वाला एक्सरसाइज करिए। अगर आप बंद कमरे में हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं ऑब्जर्व कर लीजिए। आप बहुत बारिश हो रही है, बाहर निकले हुए हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं। आप रात को 2 बजे आप बारिश की आवाज सुन रहे हैं, उसमें कैसे बोलेंगे, है ना। जैसे ऑक्टोवी पास की कविता है कि तुम मेरी बात को ऐसे सुनो जैसे तुम रात में बारिश को सुनती हो, ये लाइन है। तो जब रात में बारिश होती है तो हम लोग का अटेंशन ड्रॉ हो जाता है बारिश की ओर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आवाज एकमात्र चीज है जो ध्वन्याकर्षक है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिस पर जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हम लोग को बोलना पड़ता है ध्यान दो, साउंड खुद कहती है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, ये एकमात्र चीज है। तो आप प्रैक्टिस ये करिए इमेज से साउंड पर काम करने का। इमेज देखकर आप डायलॉग बोलिए, कोई भी इमेज ले लीजिए प्रैक्टिस के तौर पर, कि बहुत सारे कीचड़ में बहुत सारे जो हैं कुत्ते दौड़ रहे हैं, उसको देखिए और आप लाइन बोलिए। आप देखिएगा क्वालिटी बदल गई है। और अचानक से आप देखिए आसमान से बहुत सारे मोर गिर रहे हैं, बहुत सारे हाथी शेर आसमान से गिर रहे हैं, और आप जो डायलॉग लिखा हुआ है उसको जरा बोलिए, देखिए आपकी आवाज की क्वालिटी बदल गई है। ये इमेजिनेशन के थ्रू अपनी आवाज का प्रैक्टिस करिए, जो कल्पनाशीलता भी बढ़ेगी और आपका डिक्शन भी अच्छा तैयार होगा। धन्यवाद सर। सेठ नवाबी जी जुड़े हैं और उनका एक प्रश्न है कि अक्सर अभिनेता अभिनेत्री जब मंच पर अभिनय करते हैं तो बहुत सारे दर्शकों को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाते हैं और भूलवश अपने संवाद बोलते बोलते रुक जाते हैं। ऐसे में कलाकार को किस प्रकार सुधार करना चाहिए। देखिए पहली बात है, आज तक मैंने जितने वर्कशॉप लिए कभी मैंने उनमें एक्टिंग नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। सबसे पहले यही सिखाया कि आप नर्वस कैसे ना हो, क्योंकि सारा सिखाना व्यर्थ हो जाएगा जब आप सारा चीज सीख के नर्वस हो जाएंगे और सारी लाइंस भूल जाएंगे, आपकी फ्लॉपी उड़ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले नर्वस ना हो ये सीखना है। इसके लिए 2-3 चीजें होती हैं कि आप सबसे पहले देखिए और सुनिए, और आप ये ऑब्जर्व करिए आप किन परिस्थितियों में नर्वस होते हैं, और उसका मैंने अमोघ अस्त्र अभी मैंने आपको दे दिया कि आप कल्पना करिए। जैसे ही आप कल्पना करेंगे तो आप कुछ नया रचेंगे। जब आप नया रचेंगे तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका इम्यून सिस्टम हाइटेंड हो जाएगा। आपके इस स्पाइनल कॉर्ड जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी यहाँ होती है, वो बढ़ती है और घटती है। जब घट जाती है तो कहा जाता है इम्यून सिस्टम कम हो गया, काढ़ा पीजिए तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम लेवल है वो बढ़ते बढ़ते परखनली की तरह से ऊपर पहुंच जाता है यहाँ तक। और जब आपका यहाँ तक पहुंच जाता है तो
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर मौलिकता का है कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे ही आप मौलिक हो जाते हैं, तब आपको रंगमंच पर कोई डर नहीं होता। जैसे जब आप सच बोल रहे होते हैं और मम्मी पापा फिर भी डांट रहे होते हैं, तो फिर भी आप लड़ जाते हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं ना, आप तो गलत काम किए नहीं है। जब आप सच पे रहते हैं, सत्य पे रहते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक उसी तरह से जब कलाकार मौलिक होता है, तो वो इतना कॉन्फिडेंस आता है कि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो जीवन में कभी किसी परिस्थिति में नर्वस नहीं। कल्पना कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच में आपने अभी जो कहा, आपने कहा ये अचूक एक्चुअली ये मंत्र है, गुरु मंत्र है कि आप कल्पना शीलता को, आप अपनी कल्पना शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहिए, उसका पोषण कीजिए जिससे कि आपका पोषण हो सके। और यहाँ इसी पर के ये लाइन साथ एक लाइन जोड़ दें सौवर, एक लाइन जरूर जोड़ना सर, चाहते हैं जरूर जरूर कि सर, जरूर सर। जब हम सोचते हैं तो वो हमारी मानसिक दुर्बलता का, अपने अहंकार का परिचायक होता है। जब हम कल्पना करते हैं, तो वो कल्पना की शक्ति की जो फैकल्टी दी हुई है, वो ईश्वर की ओर से दी हुई है। जब जी, हम सोचते हैं तो हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, जब हम कल्पना करते हैं तो मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। क्या क्या बात। और सर मैंने आपकी इसी बात पर, मुझे आपकी ही कही हुई एक बात याद आती है कि आज के समय में जब हम भागा दौड़ी कर रहे हैं और हर चीज हमें तुरंत चाहिए, ज्यादा चाहिए, जरूरत से ज्यादा चाहिए, जहां आज के समय कभी कभी ऐसा होता है कि जिस संगीत से हमें शांति मिलती है, कभी कभी उस संगीत से हमें शोर का अनुभव होता है। तो बिल्कुल 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 शोर होता है। वो जो संतुलन बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, जो संतुलन बनाना से जैसे सीखा जा सकता है, आपके हर शब्द में वो बात झलक रही है। और हम हमेशा आपसे सीखते रहें, यही ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। ये ईश्वर आप की हमेशा कृपा है। स्वस्थ, आपको देखना सुखद है, आपको सुनना अति सुखद है। और इसी के साथ व्यंजना आर्ट एंड व्यंजना। कल्चर सोसाइटी का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, बल्कि अभिभूत हूँ, आप्लुत हूँ। और सौरभ जी, आपको देखकर और सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी संचालन करते हैं तो मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। आप अनुशंसनीय हैं। और शांभवी तो हमारी प्यारी बिटिया ही है, तो शांभवी जी का भी शुक्रिया, शुभांगी जी का भी शुक्रिया। जितने लोग सुन रहे थे उन सबका शुक्रिया कि मैं इस योग्य समझा गया कि आप मुझे सुनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ व्यंजना आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी की ओर से आयोजित 6 दिवसीय वर्चुअल थिएटर के डायलॉग डिलीवरी एवं वॉइस कल्चर की कार्यशाला में आज तीसरे दिन जुड़े थे हम सभी के अति आदरणीय गुरु, साधक कलाविद डॉक्टर गौतम चाटर्जी जी। और हम इनसे यही हैं, जो बात कही है बड़े जन है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। और ये इनकी साधना, और इस साधना की जो सिद्धि इनके पास है, वो ऐसे बांटते रहते हैं। और मैंने शुरुआत में ही कहा है कि बनारस ताल्लुक रखने का यही आनंद है कि यहाँ अन्नपूर्णा के प्रसाद जैसा सब बहुत सहज, बहुत सुलभ मिलता है। तो हर एक कलाकार नाद प्रभु, तनु भगवान शंकर का साधक होता है और उनकी रास्ते पर चलता है। हमें जैसे ये प्रसाद मिल रहा है, उनकी सीखे हुए उनके जीवन वृत्ति का थोड़ा बहुत सीखने समझने को मिल रहा है। इसके लिए हम साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, नमन करते हैं। और इसी के साथ आज के सेशन में मेरी भी जो प्रस्तुति यहाँ विराम लेती है। मैं सौरभ चक्रवर्ती अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का धन्यवाद। शांभवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके पास इतना बड़ा पूरा पैकेज है कि हम लोग सब सुनते रहे, और लेकिन वो खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि 1 घंटा 1.25 घंटा तो बहुत कम है इन पूरी बात को समेटने के लिए। और कितना एक वृहद चर्चा हो सकती है इस तरीके के विषय पे, ये आज सुन के समझ में आ रहा है हम सभी को। हमारी तरफ नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे अभी भी नहीं मालूम कि मेरी आवाज कितने सही तरीके से पहुंच पा रही है आवाज आ रही है, आप सभी आवाज आ तक। रही है, पहुंच पा रही है। हाँ। जी जी, बल्कि नेटवर्क के कारण मेरा ध्यान भी इधर उधर चला जा रहा है। लेकिन मैं ज्यादा ना इसीलिए समय लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी गौतम सर को, कि जिनका इतना शोध है
इतना कार्य है, इतना ज्ञान का भंडार है जो उनके पास, वो उससे हम लोगों को कुछ बूंदे गिरा के हम सभी को लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ जो 3 दिनों तक मॉडरेटर के रूप में सौरभ चक्रवर्ती भैया जुड़े थे और जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ पहली बार इस तरीके का हुआ है कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं और उसमें मम्मी डायरेक्टली आप लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं 3 दिनों तक, और तो मैं भी जैसे आ रही हूँ तो नेटवर्क के कारण मुझे भी। जी सर, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, कल परसों ही अपीयर हो जाएंगे, ये प्रार्थना करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो मैं उनकी तरफ से, मैं उनकी प्रतिनिधि बनके ही सबके सामने हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि जिस तरीके से आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है सर, वैसे ही हमें आगे भी होता रहेगा। और सौरभ भैया का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप संभालने के लिए रहते नहीं तो आपने पूरा वही काम किया है जो अर्जुन के लिए कृष्ण ने किया था, तो आप भी उसी तरीके से हम लोग के लिए बने रहे उनके। और बहुत बहुत आभार आपका। और आज इसी के साथ हमारी जो ये चर्चा है वो खत्म होती है, और कल हम सब इसी समय पर फिर से जुड़ेंगे, इसी चर्चा पर बातचीत होगी हमारी। कल हमारे साथ एनएसडी से जुड़ेंगे डॉक्टर दिनेश खन्ना जी। तो मैं सभी से चाहूंगी कि कल इसी समय दोबारा जुड़ें। सभी को प्रणाम।